दोस्तों, इन आईआईटी पास स्टूडेंट्स का डेटा देखिए। आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट को जेन स्ट्रीट कैपिटल से 5.5 करोड़ रुपए का एनुअल ऑफर मिलता है। आईआईटी बॉम्बे का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज 3 करोड़ 67 लाख, डोमेस्टिक हाईएस्ट 1 करोड़ 68 लाख। कैंपस पे एआई लैब्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, 364 प्लस कंपनीज आई प्लेसमेंट देने, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कई बड़ी कंपनियां। ये पूरा का पूरा इंफ्रा फैसिलिटीज सरकारी पैसे से ही तो खड़ा हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यूडीआईएसई प्लस की 2025-26 की रिपोर्ट 2 साल में सरकारी स्कूल्स की एनरोलमेंट 12.75 करोड़ से गिरकर 11.89 करोड़, यानी 86 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल छोड़कर निकल गए। और इन्हीं 2 साल में प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में 88 लाख बच्चे ऐड हुए, यानी कि 9 करोड़ से करीब 9 करोड़ से 9.89 करोड़। और उस दूसरे इंडिया में आज भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है पूरे स्कूल में। मतलब एक ही सरकार है, एक ही बजट है। अब इस कंट्रडिक्शन को ध्यान से देखिए। वही स्टेट जो एक 21 साल के स्टूडेंट को दुनिया का बेस्ट लैब, बेस्ट फैकल्टी, करोड़ का मतलब पैकेज दे रही है, करोड़ का करियर दे सकता है, वही स्टेट 8 साल की बच्ची को एक काम करता कंप्यूटर नहीं दे पाता। ये पैसों की कमी नहीं है, ये प्रायोरिटी का फैसला है। तो आज का सवाल ये है कि एक ही सरकार, एक ही बजट, एक ही टैक्स पेयर्स का पैसा, तो फिर वही स्टेट एक कैंपस में दुनिया का बेस्ट इंफ्रा, बेस्ट फैसिलिटीज खड़ा कर देता है, और एक तरफ स्कूल में जहां टीचर तक नहीं दे पाता। तो ऐसा है क्यों? ये वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको इसके पीछे की जो पॉलिसी गैप्स हैं वो सब समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। मैं हूं शशांक त्यागी, फैकल्टी फॉर पीएसआर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू एक्सप्लेन्स। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हम देखेंगे कि चाइना और वियतनाम ने ठीक उल्टा क्या किया जिससे कि वहां रिजल्ट रिमार्केबल रहे। कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले एक जरूरी सवाल, क्या दुनिया में कोई गरीब देश अपने सरकारी स्कूल के दम पर जीता है, या ये सिर्फ अमीर देशों का शौक है? इसका जवाब 2 देशों में है और दोनों हमसे गरीब थे। पहले चाइना। 1949 में चाइना की लिटरेसी रेट 20% से भी कम थी। गांव में तो इलिटरेसी 95% तक थी। उस वक्त चाइना इंडिया से गरीब था और चाइना ने एक फैसला लिया जो हमने नहीं लिया। 1986 में एक कंपल्सरी एजुकेशन लॉ आया। 9 साल की शिक्षा हर बच्चे के लिए मुफ्त और कानूनी जरूरी भी। और अब वो हिस्सा सुनिए जो सबसे ज्यादा चुभता है। उसी 1986 में चाइना ने एक और बिल पास किया जिसमें यह गैर कानूनी बना दिया कि कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी बच्चे को नौकरी नहीं दे सकता जब तक कि उसने कम से कम 9 साल की पढ़ाई पूरी नहीं की। यानी कि सिर्फ स्कूल खोलना काफी नहीं था, उन्होंने स्कूल से बाहर का रास्ता ही बंद कर दिया। और एक और चीज, 1986 में ही चाइना ने अपने जीडीपी का 4% एजुकेशन स्पेंडिंग बेंचमार्क बना दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पर फिलहाल हम खर्च कर पाते हैं? और 9 इयर्स की जो एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी करी, उसको लोकल ऑफिशियल्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल में डाल दिया। यानी अगर जिले के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो जो ऑफिसर है उसका करियर रुकता था। नतीजा 2000 तक कंपलसरी एजुकेशन पूरी तरह यूनिवर्सलाइज हो गई। लिटरेसी 20% से बढ़कर 85% हो गई और 2024 में प्राइमरी एनरोलमेंट 99.9% हो गया। और उस पढ़ी लिखी आबादी ने वो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स बनाई जिसने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। अब वियतनाम का सुनिए। वियतनाम ने ये PISA, ये एक इंटरनेशनल एग्जाम है, कंपैरिजन करता है, असेसमेंट करता है, उसमें अपने स्टूडेंट्स को एनरोल कराया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल असेसमेंट है। वियतनाम उस टेस्ट में बैठने वाले सबसे गरीब देश के रूप में आया। 2012 में वियतनाम ने मैथ में 16th रैंक ली। तो आप कहेंगे 16th तो ली है, कौन सी बड़ी बात है? 63 देशों में, अमेरिका से आगे और ब्रिटेन से आगे। तो एक ऐसा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम उस वक्त करीब $2000 थी, उसने उनसे बेहतर किया जिनकी इनकम उससे 10 गुना थी। तो एक बड़ी बात है कि नहीं? और अब वो रिसर्च जो सीधा इंडिया को मतलब एक आईना दिखाता है। यंग लाइफ्स नाम की एक बड़ी इंटरनेशनल स्टडी ने 4 देशों के बच्चों का एक कंपैरिजन किया, जिसमें इथोपिया, पेरू, इंडिया और वियतनाम। और उन्होंने पूछा कि वियतनाम इंडिया से इतना आगे क्यों है? क्या घर की इनकम रीजन है? नहीं,
कोई बिल्डिंग रीजन है? नहीं। तो स्टडी ने जवाब दिया, टीचर्स की पेडागोजिकल स्किल्स, यानी कि पढ़ाने की कला। वियतनाम और इंडिया के बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीज से एक्सप्लेन हो गया। और पीआईएसए, जिसका डेटा मैंने अभी आपको बताया, वियतनाम में अमीर और गरीब बच्चों के मैथ्स के स्कोर का फर्क करीब 78 पॉइंट था। ओईसीडी यानी कि डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप, अमीर देशों का एवरेज फर्क जो है 93 पॉइंट्स था। यानी वियतनाम अपने गरीब बच्चों को अमीर देशों से ज्यादा बराबरी देता है। तो जवाब साफ है, सरकारी स्कूल का फेल होना किस्मत नहीं है और वो एक पॉलिसी चॉइस है। तो अगर चाइना 1986 में ये कर सकता था जब वो हमसे गरीब था, तो इंडिया ने क्या किया? आप ये सोच रहे होंगे, हम कहाँ थे और हम क्या कर रहे थे, हमने कब गलत मोड़ ले लिया? पहली वजह है एक ऐतिहासिक चुनाव। आज़ादी के बाद इंडिया ने एक रास्ता चुना, टॉप डाउन अप्रोच। हमने सोचा कि अगर हम दुनिया के बेस्ट इंजीनियर साइंटिस्ट पैदा कर देंगे तो ज्ञान और पैसा नीचे अपने आप ट्रिकल डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमने सबसे अच्छी एनर्जी, सबसे अच्छा पैसा, सबसे अच्छी जो एफर्ट्स हो सकते थे वो हायर एजुकेशन को दिए, टॉप इंस्टीट्यूशंस ओपन करने स्टार्ट किए। चाइना ने ठीक उल्टा किया, उसने पहले बेस बनाया, मास प्राइमरी एजुकेशन, फिर ऊपर चढ़ा। अब हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सच सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 ने कहा था कि स्टेट 10 साल के अंदर, यानी कि 1960 तक, हर बच्चे को 14 साल की एज तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। वो 1960 का वादा था, लेकिन पूरा कब हुआ? 2009 में जाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूप में, और लागू कब हुआ? 2010 में। मतलब चाइना ने कंपलसरी एजुकेशन कानून 1986 में बनाया, इंडिया ने 2009 में बनाया। हम 23 साल पीछे थे और अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के वादे से 49 ईयर्स पीछे थे। और इस पूरे दौर में पैसा गया कहां? 2018 में द प्रिंट की एक रिपोर्ट ने सेंट्रल हायर एजुकेशन फंडिंग का हिसाब लगाया, तो उसका कंक्लूजन था कि आईआईटीज, आईएम्स और एनआईटीज, जिनके पास कुल स्टूडेंट का करीब 3% है, उन्हें हायर एजुकेशन के फंड्स का करीब 50% मिलता है। मतलब बाकी 97% स्टूडेंट्स 865 इंस्टीट्यूशंस आधे से भी कम पैसे में हैं। मतलब यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आयरनी। मतलब ये सिर्फ फंडिंग का नहीं, प्रायोरिटीज का भी सवाल था। सरकारी स्कूलों की बदहाली का सबसे बड़ा सबूत यह है कि गरीब परिवार भी उन्हें छोड़कर जाने लगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए? दूसरी वजह जानते चलिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडुलर सर्वे ऑन एजुकेशन 2025 ने 52,000 से ज़्यादा घरों से पूछा कि भाई क्या रीज़न है। तो नतीजा ये कि एक परिवार सरकारी स्कूल के बच्चे पर करीब 2,863 यानी कि 2,863 रुपीज़ खर्च करता है लमसम, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे पर करीब 25,000 रुपये खर्च होते हैं, तो करीब 9 गुना ज़्यादा। और फिर भी 86 लाख परिवार ने 9 गुना ज़्यादा खर्चा करना चुन लिया। इसका मतलब समझिए, कोई परिवार 25,000 रुपये खुशी से नहीं दे रहा, वो देता है क्योंकि उसके पास उम्मीद नहीं बची है। जिस दिन उस घर में महीने के 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आते हैं, उस दिन उसका पहला फैसला होता है कि चलो बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालो। चलिए अब एक दूसरा पक्ष देखते हैं कि स्कूल के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को आखिर मिलता क्या है? क्या पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस है या बच्चे थाली की वजह से आ रहे हैं? तो तीसरी वजह, और सबसे एक इम्पोर्टेंट भी है ये, पहले एक बात साफ कर दूं, मिड डे मील दुनिया का सबसे बड़ा सफल चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में से एक है और इसने एनरोलमेंट बढ़ाई है। मतलब भूख से लड़ते लोगों को मतलब एक फैसिलिटी मिल रही है और करोड़ों बच्चों को जिंदा रखा है। तो इसकी निंदा करना तो बेवकूफ़ी होगी, लेकिन सच ये भी है, बहुत से गरीब परिवारों के लिए स्कूल का सबसे बड़ा आकर्षण पढ़ाई नहीं, वो थाली बन गई थी और बन गई है, यू कैन से। जब एक संस्था की सबसे बड़ी उपयोगिता न्यूट्रिशन हो जाती है तो एकेडमिक रिगर धीरे धीरे दूसरी प्रायोरिटी बन जाता है। और नतीजा ASER की 2024 की रिपोर्ट देखिए आप। क्लास 5th गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में सिर्फ 44.8% ही क्लास 2 लेवल का जो टेक्स्ट है वो पढ़ पाते हैं, यानी कि सिंपल लाइन नहीं पढ़ पा रहे। सोचिए, यानी आधे से ज़्यादा बच्चे 5वीं में आकर भी सेकंड क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। क्लास 5th के सिर्फ करीब 30.7% बच्चे एक सिंपल डिवीजन कर पाते हैं, और क्लास 8th में जब बच्चे बोर्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ 45.8% ही डिवीजन कर पा रहे हैं। ASER 2024 रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, और इम्प्रूवमेंट करने वालों में सरकारी स्कूल ही थे। जैसे क्लास 3 की रीडिंग 2022 के 16.3 से बढ़कर 23.4% हुई,
और इस सुधार में सरकारी स्कूल ने प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर काम किया है। मतलब सरकारी स्कूल नकारा नहीं है, वो भूखे हैं, दो रिसोर्सेज वो डिलीवरी करते हैं। और यही बात इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सबूत है। आपने सुना है कि टीचर्स को केवल पढ़ाने का काम नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स कितनी सारी सरकारी योजनाओं में भी उन्हीं पर जिम्मेदारी थोपी जाती है। तो अगर वो डिलीवरी कर सकते हैं तो उन्हें रोक क्या रहा है? और एक चीज आने वाले 20 साल तय करेंगे। चौथी वजह, दो अलग सेंचुरीज में पढ़ते दो इंडियन बच्चे, एक तरफ सरकारी पैसे से चलने वाले कैंपस में सुपर कंप्यूटर और एआई लैब्स, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में ना काम करता कंप्यूटर, ना भरोसेमंद इंटरनेट। और अब UDISE प्लस की जो 2025-26 की वो लाइन जो सब कह देती है, देश में आज भी 1 लाख से ज़्यादा सिंगल टीचर्स वाले स्कूल्स हैं। एक टीचर सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट। अब सोचिए, और जिस बच्चे के कैंपस में एक सुपर कंप्यूटर है तो दोनों एक ही दिन में एक ही लेबर मार्केट में उतरेंगे, और वो मार्केट अब डिजिटल है। तो सोचिए, मतलब नतीजा क्या होगा? वो पहला बच्चा टेक्निकली पढ़ा लिखा तो होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होगी, और वो मजबूर होगा मैनुअल या फिर लो स्किल लेबर में जाने के लिए। और अपनी पूरी जिंदगी हमने उसे स्कूल दिया, हमने उसे फ्यूचर नहीं दिया। और यही वो वजह है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाता है। अब वो सवाल याद है, एक ही सरकार, एक ही बजट, तो एक छत के नीचे सुपर कंप्यूटर, दूसरी छत के नीचे मास्टर जी भी नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब पूरा जवाब सामने है। ये एक चेन है, क्योंकि हमने 1950 में ही ऊपर से नीचे का रास्ता चुना। इसलिए पैसा और इज्जत दोनों एपेक्स टॉप इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, उसी पर फोकस किया गया। 3% स्टूडेंट्स पर 50% फंड्स लगे हुए हैं। बेस को हमने 49 ईयर्स तक इंतजार करवाया। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। तो कमजोर बेस से खराब आउटकम्स मिले। खराब आउटकम्स ने एग्जिट पैदा किया। 86 लाख स्टूडेंट्स का एग्जिट, एज पर दैट रिपोर्ट। एग्जिट ने उन परिवारों को निकाल दिया जिनकी आवाज थी, और आवाज के बिना अकाउंटेबिलिटी मर गई। बिना अकाउंटेबिलिटी के स्कूल एक फीडिंग सेंटर बन गया, और उस फीडिंग सेंटर से निकला बच्चा एक डिजिटल इकोनॉमी में बिना डिजिटल स्किल के उतर गया। और इस चक्र का नतीजा ये है कि हम एक देश की तरह नहीं, दो देशों की तरह चल रहे हैं। एक जो 5.5 करोड़ का पैकेज लेता है, एक जो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाता, और दोनों का बिल एक ही टैक्स पेयर भरता है। अब 3 बातें। एक, वो 3.67 करोड़ का पैकेज एक आउटलायर है, नॉर्म नहीं। IIT बॉम्बे की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 2023-24 में सिर्फ 22 स्टूडेंट को 1 करोड़ से ऊपर का ऑफर मिला। मीडियन पैकेज करीब 17.92 लाख था। यानी जिस हेडलाइन से हम पूरे सिस्टम को जज करने लगते हैं, वो खुद एक एक्सेप्शन है। 2, सरकारी स्कूल का हर एक आंकड़ा बुरा नहीं है। UDISE प्लस का 25-26 में टीचर्स की संख्या पहली बार 1 करोड़ पार गई है। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशियो 25 से सुधर कर 24 हो गया है। जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स यानी कि करीब 12,900 से गिरकर करीब 5,600 के आसपास हो गए हैं, यानी कि जहां पर एनरोलमेंट ही नहीं होते थे। स्कूल लेवल रिटेंशन 47.2% से बढ़कर करीब 51.9% हो गया है। सिस्टम हिल रहा है, मर्जी है, रहनुमाई नहीं है। 3, और ये जरूरी है, उस 86 लाख की गिरावट का पूरा हिस्सा स्कूल छोड़ना नहीं है। कुल एनरोलमेंट सिर्फ 8.26 लाख गिरी, यानी कि 24.80 से 24.72 करोड़। इसका मतलब कुछ हिस्सा डेमोग्राफिक है, मतलब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कुछ हिस्सा स्कूल के मर्जर और रेशनलाइजेशन का भी है। लेकिन प्राइवेट में 88 लाख का जंप ये डेमोग्राफी नहीं समझा सकती। वो भरोसा है, और वो भरोसा टूटा है। एक आखिरी बात, जब कोई इंडियन स्टूडेंट गूगल में 3 करोड़ का पैकेज लेता है तो हम सब गर्व करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। बट वो मेहनत असली है, वो टैलेंट असली है। उस गर्व पर कोई सवाल नहीं। लेकिन एक सवाल है, क्या एक देश अपने टॉप 3% के कंधों पर खड़ा रह सकता है? चाइना ने यह सवाल 1986 में पूछ लिया था। वियतनाम ने अपने सबसे गरीब दिनों में पूछ लिया था, और दोनों का जवाब एक ही था, नहीं। हमारा जो ये रिवर्स पिरामिड है, ये आज भी खड़ा है। ऊपर का हिस्सा हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नीचे खोखला ऐसा लग रहा है। और इस साल 86 लाख बच्चों ने अपने पैरों से जो फैसला सुना दिया, जो हम पॉलिसी 75 ईयर से नहीं सुना पाई।
वो बच्चे पढ़ाई छोड़कर नहीं गए, वो हम पर भरोसा छोड़कर गए, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम पर बड़ा भरोसा छोड़कर गए हैं। और ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम आईआईटी को छोटा कर दें, या इसलिए बना रहे हैं कि एक लाइन में समझ जाए कि एक देश अपने सबसे तेज़ बच्चे से नहीं जाना जाता। ये इसलिए बना कि हम एक लाइन समझ लें कि एक देश अपने सबसे तेज बच्चे से नहीं जाना जाता, वो अपने सबसे आखिरी बच्चे से जाना जाता है। जिस दिन एक गांव का प्राइमरी स्कूल हमारे लिए उतना ही पवित्र हो जाएगा कि जितना कि कोई आईआईटी है, उस दिन इंडिया सुपर पावर बनने की बात करना बंद कर देगा, उस दिन वो बन जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।